हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में फॉर्म के बारे में बताएंगे कि फॉर्म का लुक कैसा होना चाहिए, उसका विन्यास कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कार्यालय में कार्य कर रहे होंगे तो आपको कई प्रकार के फॉर्मों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से आपको कुछ तो ऐसे मिलेंगे कि जब आप नियुक्त होंगे तो पहले से ही चल रहे होंगे, पहले से ही आपके कार्यालय में उपलब्ध होंगे। लेकिन जब हम कार्यालय में कार्य करते हैं तो हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं कि कार्यालय में काम हमारे हिसाब से हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम अपने हिसाब से कलेक्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्म अपने हिसाब से तैयार करवाने पड़ते हैं, क्योंकि अब आज से अगर हम तैनात हैं तो अब हमारी आगे की जिम्मेदारी होगी कि हम सूचनाओं को किस तरीके से लेना चाहते हैं और सूचनाओं को हम किस तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि जब आप अपने वहाँ पर फॉर्म का निर्धारण करेंगे तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आप समझिए कि जब आप प्रैक्टिकली समझ लेंगे ना तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जो आज का आपका टॉपिक है वो है फॉर्म का विन्यास। फॉर्म का विन्यास आप समझते हैं, तो कहते हैं कि लेआउट। जब आप फॉर्म बनाते हैं तो कौन सी चीज़ को कहाँ पर सेटअप करेंगे, कौन सी चीज़ को कहाँ पर सेट करेंगे, तो वो देखने में उसका लुक आता है, उसको हम कहते हैं लेआउट विन्यास। ठीक है, जैसे आपने एक फॉर्म बनाया, यहाँ पर आपने फॉर्म का नाम लिख दिया, जो फॉर्म होगा, जैसे छात्राओं के प्रवेश फॉर्म, हेडिंग हो गई। क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं होगी शीर्षक आप पहचानोगे कैसे, तो हेडिंग हो गई। आप उसका फोटो लेना चाहते हैं, आप यहाँ आपने लिख दिया। ठीक है, फिर आप नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लास्ट में आप चाहते हो कि यहाँ पर एक घोषणा लिखी हुई है कि हमारे द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई है वो पूर्णतः सत्य और सही होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की अंडरटेकिंग आप चाहते हो। यहाँ पर एक दिनांक का कॉलम हो, डेट का कॉलम है ना। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर और दिनांक हो गई, हस्ताक्षर हो, नाम लिखा हो जो साइन कर रहा है। तो आप जो इस पर जो आपको ये पूरा खाका दिख रहा है ना, इसको कहते हैं लेआउट, है ना। तो आपको लेआउट मतलब फॉर्म का विन्यास तैयार करना है, तो आप कौन कौन से चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, इस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है शीर्षक की, है ना। शीर्षक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीर्षक से ही तो हम पहचानते हैं कि हमारा फॉर्म कौन सा है। फॉर्म आपके वहाँ छपे हुए बहुत सारे रखे हैं, आप कैसे जानोगे कि ये फॉर्म कौन सा है। सबसे पहले क्या देखते हैं, क्योंकि और तो कुछ उसमें भरा हुआ होता ही नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। नाम लिखो, पिता का नाम लिखो, आंसर पिता का नाम लिखा तो होता नहीं है। तो हम सबसे पहले उसमें वही हेडिंग देखते हैं, शीर्षक देखते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो वो जो चाहिए उसको हम दे देते हैं, वो डिटेल उसमें से भर करके हमको दे देता है। उससे फॉर्म हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आता है और बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जब उस प्रकार का आपके पास काम है, ठीक है, और हमको उनसे सभी प्रकार की सूचनाएं हमको लेनी भी है ना। तो हम फॉर्म एक निर्धारित कर लेते हैं, नहीं तो हमसे जो भी आएगा, आशीष आए, पूछेंगे सर क्या 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 चाहिए, अपना नाम लिख दो, अपना ये कर दो, अपना बहुत टाइम सबको वही बताना पड़ेगा। 50 आदमी आए, 50 को ही बताना पड़ेगा। हमने उनसे पूछा कि हाँ क्या, बोले कि वो सर मुझे खाता खुलवाना है बैंक में, आपके यहाँ पर खाता खुलवाना है। तो बस हमने क्या किया, बैंक वालों को फॉर्म निकाला, दे दिया, इसको भर के ले आना, और उसको भर के ले आएंगे मतलब जो सूचना होगी उसमें भर देंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए बनाए जाते हैं। और नीचे क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते संलग्न, इसके साथ में क्या क्या अटैच करना है, पड़ेगा हाई स्कूल की मार्कशीट कर देना, बर्थ सर्टिफिकेट कर देना, आधार कार्ड लगा देना, एक फ़ोटो लगा देना, है ना, गारंटर के हैं उसकी पासबुक की फ़ोटो कॉपी लगा देना। तो वो
हम लिख देते हैं, तो पढ़ने का चाहिए तो हमें बार बार नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि कार्यालय में सिर्फ एक ही काम तो है नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो व्यक्ति अन्य कार्यों में व्यस्त होता है, उसको दे दिया, कम समय में ज़्यादा आउटपुट आता है, और जो सूचनाएं होती हैं वो हमको उस समय सारी उससे मिल जाती हैं। पता चला हम उससे कह रहे हैं कि कागज़ पर ये लिख दो, अपना नाम लिख दो, ये लिख दो, पता चला एक बात बताने में हमसे रह गई, है ना, मोबाइल नंबर उससे लिया ही नहीं। तो फॉर्म एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम उस कार्य से संबंधित समस्त इंफॉर्मेशन को एक स्थान पर हम कलेक्ट करते हैं, हमको पता यही मिलेगा, उसमें देखा सारी डिटेल, इसलिए फॉर्म की जरूरत है। तो जब हम फॉर्म का निर्धारण करते हैं, फॉर्म का विन्यास करते हैं, तो हम उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो हम शीर्षक का ध्यान रखते हैं कि उसमें क्या क्या सेट होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो शीर्षक तो आपको पता है ना, कि शीर्षक का मतलब क्या होता है, मुख्य भाग उसका, जिससे वो जो उसका कार्य है, जो उस फॉर्म का नाम है, वो हमारा कहलाता है शीर्षक। फॉर्म जिससे संबंधित, जैसे हमने कहा था प्रवेश है तो आवेदन पत्र, तो वो इसका शीर्षक हो गया, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। जो फॉर्म का नाम हम रखते हैं उसको हम कहते हैं शीर्षक, और ये सबसे ऊपर लिखा जाता है, और इसको बीच में लिखते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरीके से देखने में लुक भी इसका अच्छा आता है। फिर आता है इसका स्वरूप, भाई लेटर हो गया। अब स्वरूप का मतलब है देखने में ये कैसा हम इसको बनाना चाहते हैं, है ना, इसकी बॉडी कैसी है, स्वरूप मतलब इसकी बॉडी, ठीक है। तो इसकी बॉडी का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो जो फॉर्म पर छपे हुए प्रश्न होते हैं, जो फॉर्म पर तो प्रश्न होते हैं, डिटेल्स होती है, उन प्रश्न उनके उत्तरों के लिए छोड़े गए रिक्त स्थान फॉर्मों के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, है ना, कि कहाँ पर आप कितना स्थान छोड़ रहे हो। एक नंबर यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा आपने कुछ यहाँ लिख दिया, इसके लिए गैप छोड़ दी। तो ये जो स्थान छोड़ते हैं, लिखते हैं, यही एक हमारा पूरा फॉर्म निर्धारित कर देते हैं, एक उसकी बॉडी तैयार करते हैं, है ना, कि हम कहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वो हम अपने हिसाब से कि हमें पहले क्या चाहिए। जैसे आप उसके पश्चात में कोई काम करते हैं, फॉर्म तो आपने ले लिया, तो हम वो डिटेल उसी सीक्वेंस में भरवाते हैं, जिससे कि जो हमको बाद में काम करना है वो हमको डिटेल उससे मिल जाए, है ना। जैसे आपको बाद में ऑनलाइन करना होगा अकाउंट खोलने के लिए, तो आपको सबसे पहले नाम चाहिए होगा, आपने नाम पहले लिखवाया ही नहीं, चयन ही पहले नंबर पे नहीं किया, उसको सबसे चौथे पेज पे कर दिया, आप पलट के चौथे पेज पे जा रहे हैं, टाइम लगता है कि नहीं। तो हम जैसे काम करते हैं, जैसे हमको आगे काम करना है, उसके हिसाब से हम प्रश्नों का चयन करते हैं कि पहले प्रश्न कौन आना चाहिए, उसके बाद में प्रश्न कौन सा आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये जब हम चयन करते हैं प्रश्नों का, उत्तर के लिए जो स्थान छोड़ते हैं, यही सब हमारा लास्ट में पूरे बॉडी को निर्धारित कर देता है, पूरे फॉर्म के स्वरूप को निर्धारित करता है, वही हमारा पूरा स्वरूप हो जाता है। अगर आपने पूरा उसको बड़े तरीके से बना दिया और आपको A4 साइज का जो पेपर आता है, तो वो आपके A4 साइज के फॉर्म को निर्धारित कर देता है, इसका स्वरूप बड़ा हो जाएगा। छोटा कर दोगे तो आपके लोग छोटे फॉर्म, भाई कम डिटेल चाहिए तो छोटा फॉर्म हो जाएगा, बड़ी डिटेल चाहिए तो बड़ा फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो हम लिखते हैं, यही एक स्वरूप हमारा निर्धारित करता है। अब ये फोटो का जो चाहिए यहाँ से लेकर के हमने इस कॉर्नर पे लिख दिया, तो इसका स्वरूप बदल गया, है ना। तो ये स्वरूप जो हम डिटेल चाहते हैं और जहाँ पर लिखना चाहते हैं, ये हमारे स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब उसके पश्चात में ये स्वरूप तो निर्धारित हो गया, फिर हम इसमें एक होता है फॉर्म का निचला भाग, है ना। तो जब हम फॉर्म को निर्धारित करते हैं, तो जो फॉर्म का विन्यास होता है उसमें मुख्य 3 चीज़ें होती हैं। एक तो शीर्षक, है ना, फिर उसका स्वरूप, बॉडी, उसकी बॉडी होती, फिर लास्ट में निचला भाग होता है। जैसे जब आप लेटर लिखते हो, उस लेटर में सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर प्रेषक का नाम, फिर रिसीवर का नाम, सेंडर का नाम। तो प्रेषक को सेंडर हो गया, और जो सेवा में लिखते हैं वहाँ पर रिसीवर हो गया। फिर हम लिखते हैं मेन बॉडी, लिखते हैं लेटर की, जहाँ पर हम निवेदन करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, वो तो हमारी हो गई, वही तुम्हारे लेटर का मुख्य भाग होता है। बाकी किसको भेज रहे, कौन प्राप्त करता है, वो तो हमारा ऊपरी भाग में आता है।
लेकिन जो मुख्य भाग होता है हमारा लेटर का, जिसमें हम अपनी सूचना देते हैं। फिर लास्ट भाग आता है जहाँ पर हम सिग्नेचर करते हैं, वो हमारा अंतिम भाग होता है। तो वही हमारे फॉर्म में भी है। सबसे ऊपर तो हमारा शीर्षक वाला, फिर बीच में उसकी स्वरूप बॉडी जो आती है फॉर्म की, जिसमें हम डिटेल मांगते हैं। फिर सबसे नीचे जो निचला भाग होता है वो हमारा सबसे नीचे का भाग होता है। इसमें यदि आपके द्वारा जो विषय सामग्री छापी गई है उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना है, कोई निर्देश उनको देना है, तो वह फॉर्म के इस भाग में दिया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर वो निर्देश दे सकते हैं। जैसे आपने कोई दे दी कि कोई घोषणा कर दी कि आप नीचे साइन करेंगे, तो ये आपको, फिर आपने क्या किया, इस प्रकार का आपको देना है कि जितनी भी समस्त जानकारियाँ भरी जाए वो कैपिटल लेटर में भरी जाए, स्वच्छ भरी जाए, स्पष्ट तरीके से लिखा जाए, है ना। ये इस प्रकार की आप मतलब कोई टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये सब निचले भाग में आपके उसमें आती है। तो आप कभी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, देखते होंगे से भी आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उसमें आप देखते हैं निचला भाग, उसमें अंडरटेकिंग लिखी रहती है, हमारे द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएं इसमें सत्य सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो मैं स्वयं जिम्मेदार, वो सब पहले इसमें लिखी हुई आती है ना, तभी आप वहाँ साइन करते हैं। तो वो सब घोषणाएं जो होती हैं, निर्देश होते हैं, सब नीचे दिए जाते हैं। तो ये 3 इसके विन्यास के मुख्य भाग होते हैं, शीर्षक, स्वरूप और निचला भाग। हाँ, जो सबसे नीचे का भाग होता है, ये 3 भागों में कैटेगराइज को किया गया है। तो शीर्षक, फिर आता है इसका स्वरूप, जो हमारा निचला भाग होता है। इन 3 से ही हम अपने फॉर्म का निर्धारण कर लेते हैं। स्वरूप में तो हमको कौन से प्रश्न कहाँ पर सेट करने हैं, निचले भाग में कोई निर्देश देना है, कोई घोषणा करनी है, कोई टिप्पणी करनी है, तो वो हम नीचे भाग में कर देते हैं। इसमें हस्ताक्षर का पूरा डिटेल देते हैं कि डेट डालो, हस्ताक्षर करो, नाम लिखो, है ना। और इसमें आप संलग्नक वाला भी कर सकते हैं, कौन से इसमें आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, ये सब हम इसमें नीचे वाले भाग में ही, नीचे वाले पोर्शन में ही सेट करते हैं। ठीक है, फिर इसके पश्चात में आता है फॉर्म का आकार। ये फॉर्म का आकार है वो ये भी तो हमको सेट करना है। ठीक है, तो फॉर्म का आकार हम किस तरीके से सेट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है फॉर्म की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो। इस संबंध में कोई नियम लागू नहीं है कि आपको क्या करना है कि ये फॉर्म बनाना है तो इतना सेंटीमीटर का होना चाहिए लंबा, इतने सेंटीमीटर का चौड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई लिखित में नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारी इन्फॉर्मेशन पर कि हमको इन्फॉर्मेशन उस कस्टमर से, उस व्यक्ति से कितनी चाहिए। छोटी चाहिए तो छोटा फॉर्म बनेगा, तो लंबाई चौड़ाई हमारी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है कि आकार जो है इसके लिए कोई नियम कानून लागू नहीं है। आप अपने जानकारी के आधार पर हमको कैसा फॉर्म चाहिए उसके हिसाब से इसका जो आकार है वो निर्धारित होता है। जानकारी हमको कम चाहिए तो फॉर्म हमारा लंबा तो होगा नहीं, छोटा फॉर्म होगा तो हम छोटे आकार में, छोटे भी तो फॉर्म आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी उसकी दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि एक वो हमको दे दो, करेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म आता है छपाया आता है, चरित्र प्रमाण पत्र छोटा सा होता है, तब उसमें क्या डिटेल छोटी है तो छोटा ही सा तो आएगा। तो हम उसमें क्या ज़्यादा बड़ा तो उसको करेंगे नहीं, फॉन्ट साइज बड़ा करके पूरा A4 पे बना दें, उससे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। अब A4 में हम छोटा बनाएंगे तो उतने साइज हमारे 2 बन जाएंगे, है ना। तो फॉर्म का जो आकार है वो हमारी डिटेल, हमारी जानकारी पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जानकारी उससे चाहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई निर्धारित नियम ही है। चौथा नंबर 3 है। ये क्या है कि विन्यास का जो भाग है, विन्यास उसमें आपको ये बताया गया है कि विन्यास अगर आपको करना है तो आपको 3 तरीके से आप उसको विन्यास को निर्धारित कर सकते हैं। विन्यास मतलब लेआउट जो दिखता है ना, तो ये विन्यास के 3 भाग है। विन्यास अगर आप करते हैं इसका लेआउट निर्धारित करते तो 3 तरीके से इसमें करते हैं। तो शीर्षक वाला भाग, फिर ये वाला भाग और फिर ये नीचे वाला भाग, तो ये आपके विन्यास में दर्शाता है, ये इसमें बताया गया है। फिर जब आकार की बात आती है कि फॉर्म कैसा होना चाहिए, है ना, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए,
तो ये डिपेंड करता है हमारी सूचना पर कि हम सूचना किस हिसाब से चाहते हैं उससे। ठीक है, कोई नियम कानून इसके लिए नहीं है। अगर ज़्यादा सूचना चाहते हैं तो फॉर्म लंबा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि ध्यान ये रखना है कि आकार उसका कैसा होना चाहिए। तो व्यर्थ में आकार हमको नहीं बढ़ाना है। इसमें लिखा हुआ है आपके इसमें कि फॉर्म का आकार सेट करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि व्यर्थ में कागज़ आपका ना जाए। व्यर्थ में कागज़ आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं ज़बरदस्ती हमको A4 साइज़ पे ही उसको लेकर के जाना। छोटा हो रहा है तो छोटा फॉर्म ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उसमें ये नहीं है कि अगर हम थोड़ा पेपर बचा लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमको कॉस्टिंग कम देनी पड़ेगी, हम उसी पर दूसरा फॉर्म अपना क्रिएट कर लेंगे, कोई दूसरे काम में उसको हम ले लेंगे। तो जब हम अपने व्यय पर कंट्रोल करेंगे तभी तो हमको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यर्थ में कागज़ ना जाए। समझ रहे नहीं? नेक्स्ट है रिकॉर्ड रखने के दृष्टिकोण से फॉर्म ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए कि फिर ज़्यादा में तब्यता कर दिया आपने, उसको एक लाइन का ही बना दिया तो फिर क्या जरूरत है फॉर्म बनाने की। वो तो उससे कह देते तो वो आराम से कर देता है ना। अगर आपको ऐसे ही था तो आप क्या करेंगे, आते हैं बोर्ड है ना प्लाई के, उसमें आप लिख दो कि आपको इस काम के लिए ये डिटेल चाहिए, एक खड़ा कर दो गेट के बाहर, ये काम है, ये डिटेल है, एक जगह उस पर पेपर पे लिख करके साइन करके लाओ। फॉर्म की जरूरत ही नहीं होगी। अगर ज़्यादा छोटा फॉर्म चाहिए तो आपको है ना, आप किसी को बता दो या एक कहीं कंप्यूटर से टाइप करके रख लो कि भाई ये है डिटेल, जरा नोट कर लो, ये वाली ले आओ डिटेल। फॉर्म की जरूरत तब पड़ती है जब डिटेल हमको ज़्यादा चाहिए हो, है ना, लेकिन इतनी कम भी ना हो, इतनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये उसके ऊपर निर्धारित करता है फॉर्म के आकार पर कि हमको सूचना किस प्रकार की चाहिए। तो पहली बात कि इतना मतलब व्यर्थ में हमको कागज़ भी नहीं करना है कि नहीं A4 साइज़ का ही बनाएंगे, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हमको ऐसा फील हो बाद में कि यार फॉर्म की तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली फाइलों का आकार भी ध्यान में रखना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके वहाँ पर फाइल इस्तेमाल होती है सारी आपके लिए A4 साइज़ की फाइलें आती, फाइल कवर जिसमें हम डॉक्यूमेंट को लगाते हैं। तो ये भी आपको ये सोचना चाहिए कि फॉर्म का आकार कैसा होना। अगर आपके यहाँ पर फाइलें काफ़ी लंबी वाली यूज़ होती हैं तब तो आपको लंबा सा, जैसे लीगल साइज़ का पेपर आता है, लीगल साइज़ का पेपर ज़्यादा लंबा होता है A4 साइज़ की अपेक्षा, है ना। A4 साइज़ की अपेक्षा लीगल ज़्यादा लंबा। अब आपने फॉर्म तो लीगल छपवा लिया और आपके वहाँ जो फाइल है वो A4 साइज़ की, वो यहीं तक है। अब फॉर्म फाइल में लगा है, आधा नीचे जा रहा, आधा ऊपर जाएगा, सेट नहीं बैठ रहा, तो ये भी तो तरीका नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कार्यालय में फाइल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आकार कैसा है। ठीक है, नहीं तो आपने ज़्यादा बड़ा छपवा दिया तो यहाँ पर तो ज़्यादा आपको कॉस्टिंग पड़ेगी, फिर इनके लिए हमको फाइलें भी ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, लंबे आकार की फाइलें खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रयोग की जाने वाली फाइलों की। फिर फॉर्म के जो कॉलम होंगे, जो फॉर्म के जो कॉलम होंगे वो सूचनाएं या संख्या लिखे जाने के लिए पर्याप्त चौड़े भी होने चाहिए कि हाँ जगह होनी चाहिए जिसमें कि पर्याप्त हम इंफॉर्मेशन लिख सकें अच्छी तरीके से, वो स्पष्ट क्लियर हो, सुंदर तरीके से वो दिख सके। ये नहीं कि फॉर्म फिर ज़्यादा कि फॉर्म बहुत छोटा कर दिया, उसको सकरा सकरा करके और फिर फॉर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने 4 बातें आपको बताई कि फॉर्म में व्यर्थ में ज़्यादा कागज़ भी नहीं गंवाना है आपको। ठीक है, कि नहीं ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा कागज़ गंवा देते हैं। नेक्स्ट है आपको ये बताया गया कि रिकॉर्ड रखने के हिसाब से जो फॉर्म है वो आपका ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहले में कि कागज़ ज़्यादा व्यर्थ में ना लगे उसमें, कि हमको ज़रूरत है नहीं वो इन्फॉर्मेशन की और हम उसको लिए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन जब आपको चाहिए ही नहीं,
तो इन्फॉर्मेशन आप उससे ना लें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आप फॉर्म में लेंगे तो फॉर्म हमारा बड़ा हो जाएगा, तो कागज़ व्यर्थ में लगेगा नहीं लगेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले, सटीक इन्फॉर्मेशन लेनी है जिससे आपका काम हो जाए, ठीक है। और फॉर्म ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तीसरा ये है कि कार्यालय में अगर हम फाइल किस प्रकार की प्रयोग कर रहे हैं उसका भी हमको ध्यान रखना है। कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली फाइलों का आकार भी निर्धारित करता है फार्मों के आकार को। अगर आपके वहाँ पर फाइलें छोटी छोटी हैं तो आप फिर फॉर्म ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो उनको दिक्कत आएगी, तो ऑटोमेटिक ही आपका दिमाग जाएगा नहीं फिर इससे बड़ा फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात में फार्म का जो आकार निर्धारित करते हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं जिनमें हम सूचनाओं को भरते हैं, ज़्यादा छोटा कर दिया तो वो भी तो दिक्कत कर जाएगा। मतलब औसतन होना चाहिए जिससे कि फॉर्म ना ही ज़्यादा बड़ा दिखे ना ही ज़्यादा छोटा दिखे, सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में सटीकता से उसमें दी गई हो, ठीक है। ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म के आकार के लिए। फिर आता है कागज, पेपर कैसा होना चाहिए फॉर्म के लिए। तो फॉर्म के लिए उपयुक्त कागज का चुनाव किया जाना चाहिए। लोग का उपयुक्त का मतलब ये है कि फॉर्म तो आपके वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं आज ले लिए और इतना बेकार पेपर आपने इस्तेमाल कर लिया। उन फार्म को हम संभाल करके रखते हैं, फाइलों में रखते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। जब तक हमारा बिजनेस रहता है तब तक हम उन फाइलों को संभाल करके रखते हैं अपने यहाँ पर। तो ज़्यादा बेकार नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कॉस्टली वाला भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बार काम होने पश्चात में सिर्फ वो फाइलों में ही रहते हैं, ठीक है। काम होने पश्चात में वो सिर्फ फॉर्म फाइल की शोभा बढ़ाते हैं, ज़्यादा उनका कोई काम नहीं रहता। आवश्यकता पड़ने पर ही वो फाइल निकाली जाती है, समझ रहे नहीं। हाँ, ऐसा हो कि जिससे कि हमारे व्यय पर ज़्यादा असर ना पड़े, है ना। थोड़ा सा अपना काम आराम से हो जाए, तो ज़्यादा ख़राब क्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत एक्सीलेंट अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता का भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमको ज़्यादा भार उठाना पड़े। क्योंकि फार्म है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट आपको किसी को देना है तो मोटे पेपर में बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। ये तो फॉर्म है, बस इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है आपको। तो इस प्रकार से होना चाहिए जो लंबे समय तक रखे जा सके तथा सुरक्षित रखे जा सके, जिन पर धूल या मिट्टी का भी प्रभाव पड़ सकता है। वे टिकाऊ और मजबूत कागज़ के बनाए जाने चाहिए। मतलब ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा टिकाऊ भी हो, ज़्यादा बोगस भी ना हो और ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, तो सब कुछ बैलेंस करके चलना है आपको। इसके लिए आप जब फॉर्म आप छपवाएं तो कई प्रकार के जो कागज़ हैं उनको आप कंसल्ट करें, उनके रेट के बारे में कंसल्ट करें, फिर चयन करें। तो आप अच्छी तरीके से निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा उचित होगा। जिस फार्म की कई कार्बन प्रतियां बनानी हो वह पतले कागज़ पर छपनी चाहिए। कुछ फार्म लिखने में आकर्षक होने चाहिए, जैसे शेयर प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधियां आदि। अगर इस प्रकार के कोई है तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव और अच्छी वाली क्वालिटी के होने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है डिपेंड करता है फॉर्म पर कि फॉर्म कैसा है, उसकी ज़रूरत हमें कैसी है। तो कागज़ भी हमको उसी तरीके का चाहिए होगा। हमको अपने कार्यालय में रखना है तो हम थोड़ा सा मीडियम, अब हमको कोई डिग्री छपवानी है उस पर देना है तो हमको वो बाहर जाएगा तो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, है ना। टिकाऊ होना, जो किसी की डिग्री है तो वो ऐसे बोगस कागज़ पे कर देंगे, लपर लपर और फट जाए 2 दिन में। तो ये है कि मतलब कागज़ ऐसा होना चाहिए। उसके पश्चात में छपाई की बात आती है कि प्रिंटिंग कैसे की जाए फार्मों की। तो प्रिंटिंग में आपको ध्यान रखना है कि छपाई में प्रयुक्त अक्षरों का आकार स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। छपाई में जहाँ से आप प्रिंटिंग करवाते हैं तो आप देख लें, एक है तो हमको दिखाओ इसका नमूना कि कैसे छपता है। पता चला कि उसके जो सांचे होते हैं काफ़ी घिसे हुए हों और अच्छी तरीके से छपी ना रहे हो, फट रहा हो उनकी प्रिंटिंग, तो हमें स्पष्टता होनी चाहिए। और एक प्रूफ आपको ज़रूर चेक करना है कि कहीं उसमें लिखावट में मात्राओं में कोई अशुद्धियाँ तो नहीं है ना, तब आपको छपवाना है। नहीं तो कोई किसी का मतलब कुछ और समझ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान, आवश्यकता अनुसार अक्षरों को छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है। आपको लगता है कि छपाई में ये चीज़ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, शीर्षक है वो ज़्यादा बड़ा आपका होना चाहिए, क्योंकि वही तो सब हाईलाइट करता है।
कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, और वो आप बहुत अच्छी तरीके से निर्धारित आपको करना है, तभी आपका फॉर्म एक अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। फिर आता है फॉर्म पर नंबर डालने एवं छिद्र करने की सुविधा होनी चाहिए, है ना। अगर आपके वहाँ पर आप चाहते हो कि जितने भी फॉर्म हमारे पास में हो वो जब आप किसी को दें तो उस पर एक नंबरिंग हो, उस पर एक नंबरिंग हो, जितने फॉर्म दे दी से पता चल जाएगा कि कितने फॉर्म चले गए हमारे पास में, कितने फॉर्म आए थे एंट्री कर ली, कितने फॉर्म हमारे पास अब लास्ट बचा हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर कितने हमारे पास से चले गए, कितने लोग हमारे पास कस्टमर्स आए थे, रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें छिद्र जब आप फॉर्म लेते हो तो एक कॉर्नर पर छेद करवा लो आप वहीं से, इससे क्या होगा कि वो बाद में ढूंढता है कि कैसे छेद करें, पेपर कटर नहीं है हमारे पास में। ये सुविधा आप मतलब प्रिंट कराते समय यदि आपको लगता है तो आप करवा सकते हो उसमें, है ना, कि उस पर नंबरिंग डालने की व्यवस्था ये सब कर देते हैं वही लोग जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, वो नंबरिंग कर देते हैं फॉर्म पर। तो आपको ध्यान, और पहले वाले मैंने कागज़ में बताया था कि जब आप कागज़ का चयन करेंगे यदि उसमें 2-3 तरीके की प्रतिलिपियाँ भी उसकी निकालिए, से बिल बुक आता है, वो भी प्रकार का फॉर्म है, फॉर्म का सेटअप बनाते हैं, अब उसमें नीचे कार्बन कॉपी लगाते हैं, अगर वो ज़्यादा मोटा पेपर आता तो नीचे छपेगा ही नहीं, है ना, तो वो काफ़ी हल्के वैसे होने चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें हमको 2-3 प्रतिलिपियाँ बनानी पड़ती हैं। तो ये व्यवस्था आप इसमें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें से रंग, कलर, ठीक है, कि कलर कैसा होना चाहिए फार्म का, ये बेहद आवश्यक है और आपको इस पर विशेष तौर से आपको ध्यान भी देना चाहिए। तो फार्मों में अंतर करने के लिए, फार्म कई प्रकार के होते हैं, तो हम क्या करते हैं फार्मों में अंतर कर देने से देखते पता चल जाएगा, अगर कहीं पर रखा हुआ ये पीले कलर का फॉर्म है तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये वो वाला फॉर्म है, फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि काम तो हम रोज़ करते हैं हमें ढूंढने में, क्योंकि कार्यालय में कार्य बहुत सारे होते हैं, तो हमको अपने समय को बचाना है, समय को इस तरीके से उपयोगी बनाना है कि कई सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को उसकी सुविधा मिल सके, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि फार्मों में अंतर करने के लिए, उनमें पहचान करने के लिए विभिन्न रंगों के कागजों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, और कई बार जब कई प्रतियां प्रयोग में लानी होती हैं तो उनके रंगों में भी अंतर कर दिया जाता है। एक बात आपने ये समझा कि पहली बात है कि उनमें अंतर करना है फार्म में, कई प्रकार के आपके फार्म है, सभी में आपको अंतर करना है, 5 प्रकार के फार्म है और 5ों में हम 5 कलर ले लेंगे, ठीक है। अब 5 कलर लेंगे कैसे, ये कलर पेपर ही आते हैं मार्केट में, कलर पेपर उपलब्ध होते हैं, उनके ऊपर हम छपाई करवा देते हैं, लाइट कलर में होते हैं, दूर से पता चल जाता है कि ये वाला हमारा फार्म। दूसरा अंतर कर लिया, दूसरा है कि पहचानने के लिए, है ना, देखते पहचान जाएंगे कि फार्म यहाँ पर रखा हुआ है, ये उसका फॉर्म होगा। पहला अंतर कर दिया कि हाँ भाई सभी के फॉर्म अलग अलग हैं सब कलर के, और फिर हमें पहचानना भी तो पड़ेगा, तो हम जैसे काम करते पता चल जाएगा नीला वाला उसका है, हरा वाला उसका, नीला वाला उसका, तो उसके लिए। और तीसरी बात ये है कि यदि आपको किसी की प्रतिलिपियाँ बनानी है ना, जैसे मैंने अभी बिल बुक की बात बताई थी, उसमें कई सारी प्रतिलिपियाँ निकलती हैं, तो जो प्रतियाँ हैं जो नीचे उसमें बिल बुक में 2-3 प्रतियाँ, एक मुख्य कॉपी हो गई, एक कैंडिडेट की कॉपी हो गई, एक मान लो किसी सरकारी दफ्तर में जीएसटी जो वाणिज्य कर विभाग वहाँ उसकी कॉपी जाती है, तो उसके साथ में एक वो कॉपी हो गई, तो एक मुख्य कॉपी 2 प्रतिलिपियाँ, तो उनमें भी अंतर करने के लिए हम प्रतिलिपियों को भी कलर में कर देते हैं, जिसे देखते पता चल जाए, देखते ही पता चल जाए कि नहीं ये तो कैंडिडेट कॉपी है, ये तो ट्रेजरी की कॉपी है, ये तो कोषागार की कॉपी है, ये वाणिज्य कर की कॉपी है, तो उनमें भी हम कलर का अंतर कर सकते हैं, सिर्फ अंतर करने के लिए, पहचानने के लिए। तो रंगों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, विशेष तौर से चयन आप उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मितव्ययता की, तो बहुत ज़रूरी है मितव्ययता। मितव्ययता ये बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी, ना,
खर्चे पर आपके क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो फार्म की छपाई हो, आकार, प्रयुक्त कागज़, जो संख्या, रंग, आकार का जो हम इसमें जो चयन करते हैं, इन सभी बातों को इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि फार्म की लागत कम से कम आए। सब कुछ A1 क्वालिटी का करने के लिए आपने फॉर्म का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ना, तो ऐसा नहीं आना। मतलब सब कुछ अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। अच्छा भी नहीं कि सस्ता के चक्कर में सब घटिया कर दिया, क्वालिटी बेकार कर दी, ऐसा नहीं। मतलब 4-5 जगह पता करो, प्रिंटिंग प्रेस पे पता करो, सबसे कोटेशन और फॉर्म छपवाने हैं, तो हमारा काम है, हमेशा ही फॉर्म छपते रहेंगे। उसको जरूरत होगी करेगा, एक नहीं करेगा तीसरा करेगा, तीसरा नहीं तो चौथा करेगा, है ना। लेकिन हाँ, हम गुणवत्ता भी देखेंगे, 19-20 का तो मार्जिन चलेगा, है ना। तो कई जगह पता करने पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा रियायत मिल जाती है। एक के पास गए, पता ही कहीं जाएगा, कहीं नहीं पता करें, हमसे करेगा तो वो ज़्यादा रेट बोलने लग जाता है। तो आप पता कर सकते हो, कई जगह आप पता करो, कोटेशन लो, विचार विमर्श करो। और फिर आपको ध्यान रखना है कि रंग का भी ध्यान रखना है ना, पेपर के आकार का भी ध्यान रखना है। तो जब आप इन सब का, पेपर का ध्यान, आकार उसका अगर बड़ा हो जाएगा, फिर आप कागज का भी ध्यान रख रहे हैं कि कागज की क्वालिटी कैसी होगी। आकार मतलब 3 पेज का बन गया, 4 पेज का बन गया, वो तो अलग बात है, 4 पेज का हो गया। फिर कागज कह रहे हैं कि कागज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो ये सब आपका इस तरीके से मैनेज होना चाहिए कि कम खर्च में हो जाए, खर्च ना बढ़े, कम खर्च में अच्छा है। हाँ, कम खर्च में अच्छा हमारा काम हो जाए, तभी तो हमारी मितव्ययता होगी ना। मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च में अच्छा आउटपुट जो आता है, उसको मितव्ययता कहते हैं। तो होगा, सभी काम सभी करने हैं, लेकिन कम खर्चे में, बैलेंस के साथ में। क्योंकि अगर खर्चे ही ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारी कंपनी की इनकम क्या होगी, जो इनकम होगी वो तो खर्चे देगी, फिर हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा वो भी नहीं ग्रो कर पाएगा। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, ठीक है। अब उसकी बात आती है लास्ट में त्रुटियों पर रोक। त्रुटियां, मिस्टेक्स भी तो कम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप फॉर्म का चयन करते हैं, आपने दे दिया उसको, बता दिया कि ये चीज़ें हमको चाहिए, और उसने उसको छाप दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, केयरलेस कह लो, लापरवाही, वो देखना चाहिए था। आप वहाँ से फॉर्म छप करके आ गया, 1000 फॉर्म उसने छाप दिए, आप उसको पढ़ रहे हो, है ना। पढ़ते समय नाम का ही लिख दिया उसमें, कैंडिडेट का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट की स्पेलिंग गलत कर दी उसने, है ना। नेम की जगह पर उसने ये स्पेलिंग होना चाहिए, उसने ये स्पेलिंग कर दी। तो आपको देखना आपका फर्ज था, है ना। अब वो क्या करेगा, वो तो वापस करेंगे नहीं, आपने तो बताया नहीं था, देखा नहीं, आपने कहा, तो उससे क्या होता है, संबंध हमारे खराब होते हैं। तो त्रुटियों पर रोक होनी चाहिए, नहीं तो आप जब जिसको आप फॉर्म दोगे उसको काट करके नेम लिखोगे, 50 जगह कटिंग हो जाएगी, उसकी 100 बात वैसे जुड़ जाएगी। जो हमको टाइम लगता था, इससे बढ़िया तो हम उसको बता देते ये चीज़ें आप लिख करके हमको दे दो, तो फिर इसकी जो महत्ता है वो नहीं रह जाएगी। और जो हमारा काम जो हम चाहते थे कि त्रुटि रहित हो, उससे भी हमको निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि त्रुटि रहित तो वो छप ही गया है पूरा। अब वो 1000 फार्म हमको इस तरीके से अपनी फाइलों में मेंटेन करने पड़ेंगे कि वो उसकी शोभा पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरत है सतर्कता की कि जब भी आप काम करो, बारीकी के साथ उसको विचार विमर्श करो, देखो, क्योंकि काम अपना है, हर काम को अपना समझो। ये मत समझो कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी हमको वेतन देती है। जब आप उसको ये समझेंगे, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उस काम को करेंगे,
तो कंपनी ऐसा नहीं वो कोई कोई तो उसको रन करता है, चलाता है, तो वो सबको ऑब्जर्व भी करता है कि कौन सा कर्मचारी किस तरीके का काम करता है, किस टाइम आता है, कितना टाइम देता है, कितनी अच्छी तरीके से वो शुद्धता के साथ में काम करता है, तो प्रमोशन मिलते हैं, सब तरीके की उसको सुविधाएं भी मिलती हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो जब फॉर्म आप छपवाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि त्रुटियां कम होनी चाहिए। आपको यह ध्यान देना है कि त्रुटियां कम से कम हो। फॉर्म की रेखाएं, खाने एवं शीर्षक, जो उसमें रेखाएं बनाई जाती हैं, कहीं पर खाने बना दिए गए, शीर्षक आपका लिखा गया है, पंक्तियां आदि इस प्रकार गठित करनी चाहिए कि प्रयोग करने पर त्रुटियां कम से कम हों एवं खाने की सूचना दूसरे खाने में नहीं जानी चाहिए। आपने क्या कर दिया, आपने लिखा लाभार्थी का नाम, ठीक है, लाभार्थी का नाम लिखा। उसके पश्चात में आपने क्या किया, ये बॉक्स आपने छोटा बना दिया। लाभार्थी का नाम बड़ा था, आपका नाम था सुनील, आपने समझा कि सबका नाम 4 में से एक ही शब्द का होगा, और किसी का नाम आगे आ गया बहुत बड़ा, राघव प्रताप सिंह, अब तो उसका आ गया यहाँ तक, और यहाँ पर आपने कोई दूसरा कॉलम दिया था और इसकी सूचना इसमें चली गई। गलत है कि नहीं? तो ये मतलब पूर्वानुमान आपका होना चाहिए कि फॉर्म इस तरीके से हो, उनके कॉलम इस तरीके से गठित किए जाए, उनकी वहाँ पर अगर आप मान लो ये नहीं बनाते हो, रेखा बनाते हो, है ना, रेखा इस तरीके से खींचते हो, तो आपको अनुमान ये लगाना है कि ये क्या कहाँ तक जा सकता है। एड्रेस आपको लिखना है, तो एड्रेस का आपको अनुमान होना चाहिए। आपका एड्रेस था पीपर कला सहारनपुर, है ना, और कोई वहाँ बढ़िया लंबी जगह का है, कोई बहुत लोकल गलियारे पर रहता है और उसके कई जगह मोड़ है, तो वो एड्रेस में हर चीज़ लिखता है ताकि उसके वहाँ पर पत्र आसानी से पहुँच सके, है ना। तो लिखता है मकान नंबर, हाउस नंबर 440, है ना, राघव नगर, SMR पब्लिक स्कूल के सामने या नियर ऑफ SMR, नियर SMR पब्लिक स्कूल, गली नंबर 10, है ना। तो कुछ इस प्रकार से लिखता है, तो आपने उसको बस एक लाइन इतनी यहाँ तक दे दी, तो वो कैसे संभव हो पाएगा। मतलब एक अनुमान आपके पास में होना चाहिए कि जब आप उसको दे रहे हो, एक फॉर्म उपलब्ध करा रहे हो, तो एक प्रॉपर वे में एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें कि वो अपनी सूचना को सटीकता के साथ में अंकित कर सके और अपने विचार उसमें वो लिख सके। नहीं तो वो अब तुमने नाम दिया है, एड्रेस का कॉलम दिया, तो एड्रेस लिखेगा तो भाई अब चाहे वो तीसरे कॉलम में जाए चाहे चौथे कॉलम में जाए, चाहे वो फिर उसको इतना छोटा छोटा लिख देगा आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब यही नहीं पता चलेगा या ओ है कि ए है, क्योंकि वो इतना बारीक ही हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, चाहे रेखाएं बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, नेम बनाते हैं तो उसमें बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से, है ना, बनता है, उसमें हर लेटर ऐसे लिखा जाता है, अलग अलग फिलअप किया जाता है उसमें। तो जब भी आप जो भी सूचना बॉक्स बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉपर हो, गलतियां ना तो आपसे हो। शीर्षक लिखा है, शीर्षक में स्पेलिंग मिस्टेक है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कार्यालय का जो कार्य है वो फिर उपहास के पात्र बन जाते हैं। वहाँ के कर्मचारी कहते हैं ऐसा तो 50 जगह से घिस है, इसमें तो 50 गलतियाँ हैं, जबकि गलती थोड़ी सी अपनी भी है, थोड़ी सी उसकी भी है ना, छापने वाले की, उसके वहाँ पर पता नहीं कौन सा था किस तरीके से। तो जब भी आप निर्धारित करें तो पहले से जरूर मन बना लें कि नहीं फॉर्म है जिसका एक मुझे पहले दिखाओ, इसका हम चेक करेंगे, 4 लोगों से विचार विमर्श करेंगे उसके पश्चात, क्योंकि काम अपना है, ठीक है।
तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें, तभी आप अच्छी तरीके से एक फॉर्म का विन्यास का गठन कर पाएंगे। हाँ, तो कौन कौन सी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब आप फॉर्म का विन्यास करेंगे तो शीर्षक, स्वरूप, निचला भाग, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात में फॉर्म का आकार कैसा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कागज़ कैसा रहेगा, छपाई इसकी कैसी रहेगी, रंग इसका कैसा रहेगा, और मितव्ययता पर भी ध्यान आपको देना है, और साथ ही साथ आपको त्रुटियों पर भी रोक लगानी है। त्रुटि रहित फॉर्म आपको बनाना है, तब आपका कहीं एक अच्छा फॉर्म बनेगा, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। दिलीप, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में सामग्री की मितव्ययता। ये आपका टॉपिक था फॉर्म का विन्यास, ये आपका हो गया है। अब है सामग्री की मितव्ययता। तो जो सामग्री की जो मितव्ययता है, अभी हमने आपको मितव्ययता के बारे में बताया कि मितव्ययता क्या होती है ना। कम खर्चे में, व्यय मतलब खर्चा, मित मतलब कम खर्चे में सामग्री, अच्छी क्वालिटी की सामग्री, ज़्यादा सामग्री, तो वो आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो कार्यालय की ऐसी सामग्री पर कार्यालय में भारी खर्च करना पड़ता है। तो पता ही है कि हर प्रकार की स्टेशनरी हमको कार्यालय में ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा कंपनी का खर्चा, कार्यालय का खर्चा लगता है। तो वहाँ पर यही ध्यान देना है कि सामग्री तो ऐसी तो है नहीं कि कोई सामग्री हम छोड़ सकते हैं कि ना लेनी तो हमको सभी है, लेकिन बजट को ध्यान में रखते हुए बजट इतना है और इतने में ही सब करना है। बजट बनाया जाता है, ऐसे घर के सभी खर्च होते हैं। किसी की सैलरी 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो वो पहले ही एक बजट बनाता है कि हमें कौन सा कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर कुछ बचाना भी तो है ना। तो ऐसे ही आपको अनुमान लगाना पड़ता है, बजट तैयार करना पड़ता है। भाई इतना हमारा स्टेशनरी के लिए है, इतना हमारा व्यय के लिए इसमें हम सामान खरीदेंगे, लेकिन अब उतने में ही सब चाहिए। तो किसकी क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों का आप पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो सारी चीज़ें आपको खरीदनी है ताकि कार्यालय का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, और यह आवश्यक है कि कार्यालय सामग्री का दुरुपयोग भी ना हो, है ना। खरीद तो लिया आप, दुरुपयोग होगा तो फिर मितव्ययता कहाँ रहेगी, मितव्ययता रहेगी नहीं, तो दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसमें होने वाले खर्च में मितव्ययता भी बरती जाए। तो सामग्री की मितव्ययता के लिए आपको कुछ बातें हम बताएंगे, उन पर आपको फोकस करना है कि आप किसी सामग्री को मितव्ययी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मितव्ययी आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो पहला है पॉइंट मितव्ययी के लिए, लागत पर नियंत्रण। लागत पर नियंत्रण, ये आपका एक पहला फॉर्मूला है जो आपको तो सामग्री को मितव्ययी बनाता है ना। लागत आप समझ चुके हैं, लागत क्या होती है, कॉस्टिंग। कि जब आप कोई सामग्री खरीदते हैं, है ना, क्या कोई सामग्री आप बनाते हैं, हाँ, जो कॉस्ट उस पर जितना खर्चा आता है, खर्चा का मतलब ये है चाहे जितना रॉ मटेरियल खरीद करके ला रहे हैं, फिर उसमें ढुलाई का सामान है, रास्ते में आपने चुंगी कर भी दिया किसी को, है ना, चाहे आप ट्रेन से उसको ले करके आए, पार्सल का खर्चा दिया, उसको फिर अपने कंपनी तक ले करके आए, तो ये सारा खर्चा आपका
ये सारा आपका खर्चा लागत कहलाता है। और जब आपको इस पर नियंत्रण करना आ जाएगा, इस पर आपको ये पता हो जाएगा कि हम इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो हमारा खर्च तो बचेगा, तो इनकम हमारी होगी, ऑब्वियसली हमारी इनकम होगी। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, है ना, उस पर पहले ही विचार विमर्श आप करें। विचार विमर्श आप उस पर करें, उससे बातचीत करें। नहीं, हम आपसे तो सामान खरीदेंगे, लेकिन आपको क्या, देखो परमानेंट कस्टमर है आपके, हमेशा आपसे सामान लेते हैं, तो इस बार का जो कोरियर का खर्चा आएगा सामान पहुंचाने का वो आप देंगे। इतनी बार खरीदते हैं तो आप कम से कम कभी तो कोई ऑफर दो। तो उसने वो अगर आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता आपकी कंपनी तक, तो लागत में बे कम होगा, उतना हमको देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लो कि सामान पहुंच गया, तो सामान वो यहाँ से आपके जिले में पहुँचाएगा कोरियर से, फिर वहाँ से आपको अपनी कंपनी तक लेके जाना पड़ेगा, है ना। अब वहाँ पर ढुलाई का आपको व्यय देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप विचार विमर्श करें कि हम किससे सामान का ढुलाई करवाएंगे कि हमारा सस्ता पड़ेगा, है ना। अगर कोई बहुत सारा हमारा सामान है, ट्रक से जाएगा यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप कई सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे बात करें, जो एजेंसी वाले होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले उनसे बात करें, ये सामान यहाँ से वहाँ जाना है। या फिर आपकी अगर स्वयं की गाड़ी है तो उसमें आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, है ना। तो आप अपनी ही वाहन का अगर अरेंज कर सकते हैं, फिर उसमें तेल का खर्च आता है, नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो आप किसी भी कंपनी से कोई मोटर वाहन लाएंगे किराए पर, तो वो आपसे पैसा लेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो आपका फ्रेंड है तो तब भी छोड़ देगा, वो तेल का लेगा, फिर अपनी इनकम भी सोचेगा कुछ बचे इसमें से। तो वहाँ पर भी सामान आप खरीदते हैं तो उस पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, कई सारे होलसेलरों से बातचीत करके हमको कोई सामान चाहिए जहाँ से अच्छा मिले, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रयास करेंगे तो आपका जो लागत है वो आपकी लागत कम आएगी, वो लागत आपकी कम आएगी और आप अच्छी तरीके से उस कार्य को कर पाएंगे। तो आपको लागत बचानी है तो इस प्रकार के कार्य आपको करने होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका उपयुक्त संग्रह। उपयुक्त संग्रह। उपयुक्त संग्रह मतलब उचित तरीके से स्टोरेज भी करना। आपने सामान ले लिया और स्टोरेज नहीं किया, उसको चूहों ने कुतर करके उसके ऐसे कैसे कर दिए, सामान बाहर ही रखा ना, बारिश हुई, बारिश में वो भीग गया, बेकार हो गया, है ना। तो ये उचित संग्रह तो हुआ नहीं, स्टोरेज उसका उचित तरीके से तो हुआ नहीं। तो आपको उसे अच्छी तरीके से स्टोर करना है, जिससे कि वो आप आवश्यकता पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर वो स्टोरेज में खराब हो गया, जहाँ लाए वैसे ही डाल दिया, या कुछ लोग उठा ले गए, चोरी करके ले गए, तो वो हमारा उस पर बर्डन बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, और हम उसको फिर से हमें खरीदना पड़ेगा, फिर से हमको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो संग्रह है वो आपका उचित तरीके से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब संग्रह आपका अच्छा होगा तो आपकी सामग्री ज़्यादा दिनों तक चलेगी, खराब कम होगी, और हम उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे उसको, ठीक है जी। तो उपयुक्त संग्रह बहुत जरूरी है अपने सामग्री की मितव्ययता के लिए। संग्रह के साथ साथ आप उसकी सुरक्षा पर भी विशेष तौर से ध्यान देंगे, ठीक। तो संग्रह समझ गए, संग्रह का मतलब स्टोरेज से होता है कि हम उसको किस तरीके से संभाल करके रखेंगे, ठीक। अब आपने जैसे मान लो बनाया भी है ना, कोई पदार्थ आप कोई आइटम बना रहे हो, बनाने के पश्चात आप उसको स्टोर में स्टोर करते हो। अब अच्छी तरीके से आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हो, वो जिस तरीके से स्टोरेज होना चाहिए, बहुत से सामान ऐसे होते हैं वातानुकूलित होते हैं, ठंडे प्लेसों पे रखे जाते हैं,
आपने ऐसे ही छोड़ दिया, वो पिघल गए, मेल्टिंग वाले होते थे गल गए, बह गए गर्मी की वजह से, तो खराब हो जाएगा ना हमारा, तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा। तो स्टोरेज, उपयुक्त स्टोरेज होना चाहिए, जो जहाँ हो उस क्रम में वो बिल्कुल व्यवस्थित रखा होना चाहिए। आपने क्या किया, ऐसे ही रखवा दिया, ढेर पर ढेर रखवा दिया, ऐसे डाल के चले गए, आपके पास था, समय से मिला नहीं, फिर से खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ शब्द है उपयुक्त स्टोरेज होना चाहिए। हाँ, उचित स्थान पर उचित तरीके से वो रखा जाना चाहिए। फिर है फार्मों को मुद्रित करवाना। अगर आपको अपनी लागत में मितव्ययता लानी है तो फार्मों को मुद्रित करवाना होगा। तो कार्यालय में फार्मों का प्रयोग होने से कार्यालय के कर्मचारियों के समय में बचत होती है। जब कार्यालय के कर्मचारियों के समय में बचत होगी तो वो अपने उस कार्य को, अपने उस बचे हुए समय को अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। जब अन्य कार्य लगे, कार्यों को कर्मचारी करेंगे समय से पहले, तो हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं होगी, नया काम आएगा तुरंत करेंगे, सभी लोग खुश भी रहेंगे, कस्टमर्स भी हमारे खुश रहेंगे, काम तत्काल हो जाता है, फटाफट जल्दी जल्दी हो जाता है। और जब आप फार्मों को छपवाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इकट्ठे छपवाना है। ऐसा नहीं कि आप 20 आज छपवा रहे, 50 आज छपवा रहे, अनुमान आप लगा लें, एक साल भर के फॉर्म, सभी प्रकार के फॉर्म आप छपवाते हैं, थोड़े थोड़े छपवाते हैं, है ना। छप जाएंगे, एक साथ छपेंगे तो वो हर प्रकार के फॉर्म होंगे, तभी वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे और उस पर फिर कॉस्टिंग कम आएगी। आप थोड़े से फॉर्म आप बार बार छपवाओगे तो महंगे पड़ते हैं, लेकिन जब ज़्यादा फॉर्म हम एक साथ छपवाते हैं, पूरे कंपनी में जितने प्रकार के प्रत्येक विभाग में फॉर्म यूज होते हैं, तो उस पर कॉस्टिंग हमको कम देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमको जो फॉर्म हम छपवाते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा होता है, और वो भी फॉर्म किस तरीके से, जो हम बल्क में छपवाते हैं, ज़्यादा मात्रा में छपवाते हैं। तो फार्मों को मुद्रित करवाना अर्थात प्रिंट करवाना, छपवाना, ये आपका तीसरा विकल्प है। उसके पश्चात में है उचित निर्गमन। अब उचित निर्गमन से क्या मतलब है? उचित निर्गमन में हम देखो, उचित निर्गमन का मतलब यह है कि आपने तो अच्छी लागत पर भी आपने कंट्रोलिंग की, संग्रह भी अच्छा कर लिया, स्टोरेज भी अच्छा है, मतलब इशू कर रहे हो ना, तो निर्गमन मतलब जाना, उसको भेजना बाहर, किसी को दे देना, तो वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, है ना। रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं आपका अच्छे तरीके से है ना। तो उचित तरीके से आपको इशू करना है। कोई लेता है तो कौन लेके गया, कितने लेके गया, दस्तखत करो, किस तारीख में लेके गए, अब हमारे पास कितने बचा स्टोर में वो सामान, जिससे कि हम अनुमान एक बार में ही देख करके पता लगा सकते हैं कि वो सामग्री हमारे पास में कितनी बची। समझे नहीं? आप स्टोर अधिकारी हैं, स्टोर से आप सामान सबको देते हैं, है ना, या जो जहाँ पर आपका सामान बन करके आता है आप वहाँ पर हैं, आपके पास सामान रखा हुआ है, ठीक। तो आप जब भी कोई सामान किसी को देते हैं तो उसकी प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर जानकारी अपने पास में रखें। हाँ, उसको प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर डिटेल अपने पास में संभाल करके रखें, जिससे कि जब भी आपसे पूछा जाए यहाँ ये चीज़ स्टोर में कितनी है, आप तुरंत देख करके पता कर लेंगे। क्योंकि जब मैंने आपको कोई सामान था वो इशू किया, इशू करने से पहले 2500 की मात्रा में था हमारे पास में, मैंने क्या किया कि रजिस्टर पर आपने 500 की डिमांड की, फॉर्म भरवाया, हमने बाकायदा साइन करवाए, फिर हमने अपने रजिस्टर पर चढ़ाया, उसमें से किस टाइम किस समय आप लेके गए, कौन लेके गया, उसका हस्ताक्षर, उसका पद का नाम क्या है, और अपने डेटा में से हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास अब कितने बचे, 2000 की मात्रा में बचे। कल को हमसे कोई पूछेगा कितने बचे, हम तुरंत 2000 बताएंगे। डिटेल हम रख ही नहीं रहे हैं, ऐसे दिए जा रहे हैं, हमारे पास कोई बचा ही नहीं, पूछ रहे कितने बचे, सब भी पड़े होंगे, कोई लेने के लिए आ गया, खोज रहे है ही नहीं,
तो अब है नहीं, हमारा काम बाधित होगा, है ना। वो कर्मचारी जो उस काम को करता था अब वो बैठा हुआ है, काम तो हो नहीं रहा है, इनकम हमारी होगी नहीं क्योंकि बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना, अगर हम पहले से ही अपना उचित निर्गमन कर रहे हैं तो हम देख लेंगे कि हमारे पास में 1000 बच गया है। अब इस खरीदारी चालू कर देंगे या तो मंगा करके रख लेंगे तुरंत, पता है कि पता नहीं कल परसों में कोई तुरंत डिमांड कर देगा, 500 किसी ने ले लिए तो हमारे पास कोई बचेगा नहीं, है ना। तो हम पहले से ही अपने डेटा को वेल अप टू डेट रखते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हमको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। हाँ, निर्गमन मतलब इशू करना, किसी को जारी करना नहीं, इशू करना है, वितरण करना, वही लगा है, कोई बात। तो ये उचित निर्गमन आप समझ रहे हैं। फिर बात आती है उपयुक्त क्रय की, कि अगर आप किस तरीके से मितव्ययी सामग्री को बनाएंगे, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि उचित निर्गमन के साथ साथ में उपयुक्त क्रय भी होना चाहिए, खरीदारी भी अच्छी तरीके से आपकी होनी चाहिए। उचित क्रय होना चाहिए, उचित तरीके से खरीदारी होनी चाहिए। अब सारा खेल तो खरीदारी का ही है, सारा खेल तो खरीदारी का। आप तो जल्दबाजी में ही खरीद लिए, गए किसी से और बस एक दुकान पे पहुंचे, बोले सामान है, बोले है, बोले 1000 दे दो, कितना है, कितने का ही है, मोल न भाव न वार्तालाप ना तो डिस्कशन, लेके चले। तो ये एक खरीदारी उचित खरीदारी नहीं है। हमको लगता है कि हमको ये हर साल सामान खरीदना पड़ता है, 5 जगह लोगों से पता करेंगे, हम एक जगह से किसी दुकानदार से नहीं खरीदेंगे, डायरेक्ट हम होलसेलर से खरीदेंगे, जो होलसेल में सामान देता है उससे खरीदेंगे। इससे भी नहीं खरीदेंगे तो ये जहाँ से लेकर के आता है, जो कंपनी होती है डायरेक्ट, उस डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे और सस्ता पड़ेगा, है ना। हाँ, क्योंकि ये बीच के जितने कमीशन है सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। ना ही हम किसी दुकान से खरीदेंगे, ना ही हम होलसेल से खरीदेंगे, डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे, है ना। आप खरीदने की कई प्रक्रियाएं होती है ना। आप टेंडर विधि से खरीद सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में तो आप टेंडर इशू कर दो, अपना टेंडर 50-100 आदमी आ जाएंगे, 1000 आदमी होंगे एक सामान देने के लिए, जिसके बाद अच्छा क्वालिटी का होगा, सस्ता होगा, टिकाऊ होगा, मजबूत होगा, जो जल्दी हमको डिलीवरी दे देगा, उससे हम खरीद लेंगे। तो उचित तरीके से खरीदारी जब हम करेंगे तभी तो हमारे सामग्री की जो मितव्ययता है वो बरकरार रहेगी। तो सामग्री की मितव्ययता को अगर आपको बरकरार रखना है तो आपको अच्छी तरीके से सामान को क्रय करने की व्यवस्था अपनानी होगी, तभी आप अपनी सामग्री की जो मितव्ययता है वो निर्धारित कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कार्य को निष्पादित करना। कार्य निष्पादन करना, कार्य निष्पादन करना, कार्य को करना, कार्य को पूरा करना। तो जब कार्यालय के कर्मचारियों को समय समय पर कार्य निष्पादन करना चाहिए, तो प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। कोई कर्मचारी कोई कार्य कर रहा है, अब काम तो वो कर रहा है, तो अब जो अधिकारी हैं उसको ये भी चाहिए कि वो उचित तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, पर उसकी देख रेख करना चाहिए, है ना। सुपरवाइज करना चाहिए कि काम किस तरीके से कर रहा है, पूरा उसको नोटिस करो। पेंडेंसी इसके पास में कितनी है, कितना काम दिन भर में आता है और ये पूरे दिन में कितना काम करता है। 2-3 दिन देख लोगे, समझ जाएगा कि हमारे ऊपर ये उंगली है, वो फटाफट अलर्ट हो जाएगा, नहीं समझ लेगा कि नौकरी से बाहर जाने के दिन आ गए हैं, है ना। तो जब तक आप कार्य को उचित तरीके से निष्पादित नहीं करवाएंगे, क्योंकि अधिकारी का काम क्या है,
कर्मचारी सभी का काम कर रहा है, उसका काम ही यही है सब काम अच्छी तरीके से हो, वो सुपरवाइज करे सभी को अच्छी तरीके से कि काम किस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्य समय से अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वह व्यक्ति इस तरीके काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेंडेंसी उसके पास में कितनी है, शुद्धता उसकी कितनी है, कितनी फास्टली काम करता है, किसी को लटका के तो नहीं रखता है, किसी से 2 नंबर का पैसा तो नहीं ले रहा है काम करने के बजाय, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आप उसका मूल्यांकन करें, उसके कार्यों को देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहा है। टंकित करते समय कुछ त्रुटियां हो जाना स्वाभाविक होती है। जब आप तो त्रुटियां हो जाती हैं तो कर्मचारी त्रुटियों को शुद्ध करने के बजाय टंकित किए गए पेपर को कार्बन सहित फाड़कर फेंक देते हैं, जबकि उचित एवं समय समय पर कार्य निष्पादन से तथा उसको निर्गमन की गई सामग्री का मूल्यांकन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। संबंधित अधिकारी यदि पेपर आदि कर्मचारियों को उसके कार्य निष्पादन के अनुसार ही दें तो उपरोक्त पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। आपने टाइप किया, थोड़ी सी गलती हो गई, फाड़ के फेंक दिया, करेक्शन तो भी तो किया जा सकता था। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो आपने देख लिया कि इतना आया, सामान उठा के एक साथ दे दिया, अरे बहुत रखे हैं, मिसयूज करेंगे उसका। तो जैसा उनका काम है बस उतना ही दो। देखेंगे कि अब मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, वो पूछेंगे कि हाँ इतना काम, इतना तुमको दिए थे, इतना काम हो गया, तो क्या बताऊँ नहीं सर 5 हुए 50 खराब हो गए। तो जवाबदेही बनेगी तो वो शुद्धता के साथ में करेगा। तो जब भी आप वो काम निष्पादित करें तो उनको पर्याप्त मात्रा में ही आप सामग्री उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो कार्य की महत्ता को समझते हुए अच्छी तरीके से कार्य को करें। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास थी आपकी, जिसमें हमने आपको बताया है जो कार्यालय का जो फॉर्म विन्यास होता है वो कैसा होना चाहिए, निर्धारण उसका कैसे करते हैं, पेपर का निर्धारण, उसके कागज का, उसके कलर का, अशुद्धियों पर कैसे, अशुद्धियों पर रोक कैसे लगती है, सामग्री की तबियता संबंधी कौन कौन से तथ्य हैं, इनके बारे में हमने आपको समझ किया। तो आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार जब आप उनको पढ़ेंगे, शॉर्ट में नोट्स के तैयार करेंगे तो आपको ये सब बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ में कुछ नया समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं। टेक केयर।